फिर मैं इसको मसूरी तक भी लेके गया हूँ, तो ये चेक करने के लिए कि लोग कहते हैं काफ़ी अंडर पावर्ड है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार DIY। आज फिर से हाजिर हूँ लेके एक नई वीडियो। और आज की ये वीडियो होने वाली है एपिसोड 5 ऑफ ओनरशिप रिव्यू सीरीज़। एक चीज़ और बता दूँ आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप भी दिल्ली NCR से हैं तो आप भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल पे आके। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो गाइज़, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओनरशिप रिव्यू एक बहुत ही ट्रेंडिंग कॉम्पैक्ट SUV का, रेनो काइगर। तो आज हमारे साथ है इसके प्राउड ओनर आशुतोष। वेलकम आशुतोष। नमस्ते विनीत जी, हाय। नमस्ते जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। थैंक यू। तो आशुतोष जी बिलोंग करते हैं दिल्ली से और ये एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही है, और ये इनकी खुद की खरीदी हुई पहली कार है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से। तो आशुतोष, पहले व्यूअर्स को ये बता देते कि ये कौन सा वेरिएंट है। ये है RXL बेस वेरिएंट से एक वेरिएंट ऊपर। एक वेरिएंट ऊपर है ये बेस से। और अगर बात करें फ्यूल टाइप की तो ये पेट्रोल में ही आती है सिर्फ। इंजन टाइप की बात करें, टर्बो है या नॉर्मल? ये नॉन टर्बो है विद 71 bhp। ओके। अगर बात करें ट्रांसमिशन की तो मैनुअल है या ऑटोमेटिक? ये है मैनुअल। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आपने ये गाड़ी कब परचेज करी? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये गाड़ी मैं देखने गया था 29 को, और विद इन 1 वीक ये गाड़ी मुझे डिलीवर कर दी गई, जो थी 6 अगस्त। क्योंकि उसके पीछे एक मेजर जो रीज़न था जो मुझे शोरूम वालों ने दिया था, वो ये था कि इसके जो प्राइसेस थे वो फ्रॉम 1 अगस्त बढ़ गए थे। ओके। तो मेरी जो इन्वॉइसिंग थी वो 31 जुलाई में ही कंप्लीट कर दी गई। आपको कितने में मिली ये गाड़ी? ये गाड़ी मुझे ऑन रोड पड़ी 740 की। ओके। डिस्काउंट एंड ऑल विद एक्सेसरीज इंक्लूडिंग। ठीक है, 740 में आपको गाड़ी मिल गई। तो बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है ये। तो आपने बोला कुछ डिस्काउंट में मिला, कुछ एसेसरीज भी मिली, तो आप डिस्काउंट के बारे में बताइए कि कितना डिस्काउंट मिला, और एसेसरीज भी बता रहे थे वो भी बताइए। देखिए, ये हम सब जानते हैं जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है और नए लॉन्च होने के साथ साथ अगर आप उस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं तो शोरूम वाले आपको डिस्काउंट बिल्कुल मिनिमम करते हैं, मतलब करते ही नहीं है। बहुत फोर्स कर करके मैं उनको मतलब 10,000 समथिंग तक लेके आ पाया। ठीक है। वो नहीं, उससे नीचे वो गए ही नहीं। ठीक है। अगर बात करें एसेसरीज की तो एसेसरीज क्या क्या मिली? पेड थी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मिली? जी, वो पेड थी, जैसे मैंने बताया। अपने हो गए मड फ्लैप्स, मैट्स हो गए, इंटीरियर मैट्स हो गए, क्रोम जो गार्निश वगैरह है। ठीक है। इधर हम बात करें फ्रंट की या हम बात करें रियर की, तो बस दैट्स ऑल। तो एसेसरीज पे जो आपने शोरूम से ली, जैसे कि आपने बताया मड फ्लैप्स, मैट्स, क्रोम के पार्ट्स, तो इस पे आपने कितना खर्चा किया? मैंने बस टोटल उनको पे कर दिया था 740, वो इंक्लूडिंग था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मुझे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, 740 में आपको सब चीज़ें ये लगा के उन्होंने दे दी। तो अब आपसे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे काइगर आपने चूज़ करी, इससे पहले आपके घर में कौन कौन सी गाड़ियाँ रही है? जी, मेरे घर में 2 गाड़ियाँ हैं। एक तो है i10 और एक है फोर्ड इकोस्पोर्ट डीजल मॉडल, टॉप वेरिएंट। अच्छा, तो आपके पास है Hyundai की गाड़ी, एक फोर्ड की गाड़ी, तो ये दोनों ही ब्रांड अच्छी है। मतलब Hyundai की बात करें तो वो सेकंड टॉप ब्रांड में आती है, फोर्ड तो चलो अब चली गई, बट एक बहुत ही अच्छी गाड़ी थी इको स्पोर्ट्स भी। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने Hyundai को छोड़ के आपने रेनॉल्ट को क्यों चूज़ किया? रेनॉल्ट की सर्विसिंग कॉस्ट जो मेरा सबसे बड़ा फैक्टर था, अच्छा, वो बहुत ही कम है। रिलायबल इंजन, जो आपको पता ही है, ये डस्टर जो प्रूव कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है। एंड इसका डीलरशिप जो कॉन्टैक्ट है, आपके जो सर्विसिंग है, वो सब देख के ही मैंने रेनॉल्ट चूज़ करी। फोर्ड और Hyundai का जो मैंने ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस है वो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बेकार है, बट इन टर्म्स ऑफ मतलब पैसे से कह लीजिए या फिर बिहेवियर से कह लीजिए, वो एज कम्पेयर टू रेनॉल्ट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो रेनॉल्ट का ज़्यादा पसंद आया। सर्विस कॉस्ट आपको रेनॉल्ट की थोड़ी कम लगी एज़ कम्पेयर, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू Hyundai एंड फोर्ड। तो जैसा कि आशुतोष ने बताया कि सर्विस कॉस्ट काइगर की आशुतोष को कम लगी, तो एक बार जान लेते हैं कि कितनी फ्री सर्विस मिलती है और क्या क्या इन्होंने पैसा दिया सर्विस के लिए। जी विनीत जी, अगर हम बात करें इसकी फ़र्स्ट फ्री सर्विसिंग की, तो मुझे फ़र्स्ट सर्विस जो फ्री सर्विस थी उसमें मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा, ज़ीरो कॉस्ट थी उसमें।
जिसमें ये वॉशर फ्लूइड जो होते हैं बस वही मेजरली चेंज करके देते हैं और वॉशिंग वगैरह बस। बात करें इसके सेकंड फ्री सर्विस की तो उसमें मैंने पे किए 2500, जिसमें मैंने रेनॉल्ट का एयर जो जेल होता है वो लिया था इंक्लूडिंग। तो इसकी सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर एसयूवीज अगर हम करें तो। अब एक चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि जैसे फ्री सर्विस जो पहली है वो इसकी कितने किलोमीटर्स पे होती है? इसकी होती है 1000 किलोमीटर। 1000 पे। सेकंड फ्री सर्विस 10,000 पे। 10,000 पे। तो जो सेकंड फ्री सर्विस थी पहली में तो आपने बताया जस्ट वॉश एंड जर्नल चेकअप कर दिया, सेकंड में क्या कुछ मेजर चीज़ें करी थी या फिर क्या हुआ वो एक बार बताइए। सेकंड में इसका जो मेजर सर्विसिंग में होता है ऐसे इंजन ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है, कैबिन एयर फिल्टर होता है वो चेंज होता है। तो मतलब एक तरीके से काफ़ी काम हुआ और इसके लिए आपको 2500 रुपये देने पड़े जी। तो ये है इनका सर्विस एक्सपीरियंस। अब अगला क्वेश्चन मेरा आशुतोष से ये है कि बजट क्या सेट किया था? जब भी कोई कस्टमर मार्केट में निकलता है गाड़ी के लिए तो एक बजट लेके चलता है कि भाई मेरा ये बजट है, उस बजट में एक्सप्लोर करते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। तो आशुतोष जब आपने एक गाड़ी के लिए निकले तो आपने क्या बजट सेट किया था? इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मेरा जो बजट था, जो ये गाड़ी मुझे चाहिए थी ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए थी, क्योंकि मेरा जो अपना डेली अप डाउन है वो गुड़गांव तक ही है, मुझे मेनली ऑफिस के लिए चाहिए थी वो गाड़ी। ठीक है। तो मेरा जो बजट था वो 5 से 6 लाख तक का था और जो मैंने गाड़ी देखी थी उस समय थी वो क्लाइंबर, क्योंकि मुझे छोटा इंजन चाहिए था, छोटे मतलब मुझे पता है दिल्ली के हिसाब से सेडान गाड़ी हो गई या आपके एसयूवी की क्लास जो हो गई, जो प्रॉपर एसयूवीज़ हैं उनको मोड़ने में, उनको पार्क करने की काफ़ी दिक्कत रहती है। तो मैंने रेनॉल्ट की क्लाइंबर कंसीडर करी। मैं रेनॉल्ट के शोरूम में गया, उस समय गाड़ी लॉन्च हुई थी और ये शोरूम में खड़ी हुई थी। ठीक है। तो मैं घुसा ही हूँ और मैंने क्लाइंबर देखी नहीं और गेट पे खड़ी थी, मैंने गेट खोला इसका। हाँ जी। तो मैंने कहा मुझे तो ये गाड़ी लेनी है, मुझे इसका रेट बताओ। अच्छा। तो वो तो बजट से 2-2.5 लाख ऊपर। ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने उस गाड़ी को फिर मैंने इसको देखा काइगर को, क्लाइंबर तो दिमाग से स्किप ही हो गई। मतलब ये इतनी अच्छी लग गई आपको जाके देख के कि आप भूल गए क्लाइंबर लेने आए थे, अब पसंद ये आ गई गाड़ी ज़्यादा। अच्छा। उसके बाद मैंने देखी निसान की मैग्नाइट, जो इसकी सिस्टर कंपनी ऑफ कोर्स से बात है, सेम प्लांट में मैन्युफैक्चर होती है। अब देखते देखते फिर वही हुआ कि और ब्रांड देखे, मारुति का देखा, ब्रीजा वगैरह जो है उसके भी काफ़ी हाई रेट्स हैं। अब मैंने बजट तो सेट कर रखा था 5 से 6 लाख का, वो जा रहा था 14 लाख 15 लाख तक का। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि अवेलेबिलिटी क्या है पार्ट्स की, कैसा डीलरशिप नेटवर्क क्या है। निसान को मैंने फिर जो फाइनल मैंने 2 गाड़ी करी थी वो निसान की मैग्नाइट और ये थी रेनॉल्ट की काइगर। तो इनमें से फाइनल इसको करने का रीज़न मेजरली यही था कि जो रेनॉल्ट का जो डीलरशिप जो कवरेज एरिया है या नेटवर्क है वो बहुत ही बेटर है जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा। मैं वेस्ट दिल्ली रहता हूँ। तो आपको 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में मतलब डीलरशिप मिल रही, बहुत आराम से मिल जाती है। तो यही रीज़न था कि मैं रेनॉल्ट काइगर पे गया। और सेकंड रीज़न इसका ये था कि आपने, अब ये थोड़ा वैसे हो जाएगा मतलब थोड़ा डिज़ाइनिंग में अगर मैं इसकी डीप चला जाऊँ तो आपने लैम्बोर्गिनी उरस देखी होगी। अच्छा। तो आप अगर गौर से देखेंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए थोड़ा सा, तो इसकी बम्पर की शेप या थोड़ा सा वैसे कह लीजिए कूपे वर्जन में, तो इसकी शेप मुझे वैसे लगी क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ। अच्छा। पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए फिर मुझे लगा डिज़ाइनिंग के टर्म्स में कह लीजिए, स्पेस वाइज कह लीजिए, इसका आर्मरेस्ट कह लीजिए, काफ़ी कंफर्टेबल मुझे ये लगी बजाय निसान से। तो जब आप एक गाड़ी को देखते हैं आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है गाड़ी की जी। तो इनकी जो इमेज थी वो काफ़ी स्पोर्टी, इन्होंने लैम्बोर्गिनी उरस से इसको कंपेयर कर दिया, तो एक काफ़ी बड़ी बात है। तो आदमी एक डिज़ाइन को भी लेके चलता है, डिज़ाइन में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, तो डिज़ाइन गाड़ी का वैसे बहुत ही प्यारा है अगर बात करें काइगर का। और कलर भी इसका देखिए आप, बहुत ही शानदार कलर है ये जी। इसके कलर के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मैगनी ब्राउन कलर है ये आपको सिर्फ लग्जरी कार में ही मिलेगा। MG की ग्लॉस्टर देख लेना, उसमें ये सेम कलर आता है। मर्सिडीज़ की जो कार्स हैं वो ये कलर यूज़ करती हैं और कॉमन नहीं है ये कलर। ये कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे तब पता चला जब इसका फेंडर जो है मैं पेंट कराने के लिए गया था। अच्छा। तो मैंने पहले पता करा था गो मैकेनिक में। तो उन्होंने कहा था कि जो ये कलर है ये लग्जरी कार्स में, तो ये भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अच्छा। फिर मैं इसको सर्विस स्टेशन पे लेके गया, वहाँ मैंने अपना काम करवाया। बीच में एक पॉइंट लेके आए थे कि स्पेयर पार्ट्स कितने अवेलेबल हैं मार्केट में, तो उसके बारे में आपने क्या रिसर्च करी कि पार्ट्स कैसे अवेलेबल हैं, पार्ट्स एक्सपेंसिव है या फिर क्या उनकी बात कहेंगे आप? मेरी ही फैमिली में जो मेरे ब्रदर हैं उनके पास डस्टर है। ठीक है। तो रेनॉल्ट का जहाँ तक मुझे उनसे जानकारी मिली और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे मैं ऑटोमोबाइल फील्ड से ही हूँ, स्पेयर पार्ट्स की ही मार्केट में हूँ। तो रेनॉल्ट नॉर्थ में तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मेरे से ज़्यादा तो आप ही जानते हैं इसके बारे में
आपको जब एक गाड़ी चूज़ करनी है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके आसपास क्या माहौल है उसका। आपको बस लोगों ने कह दिया उसके बेसिस पे नहीं जाना है। जैसे इन्होंने रिसर्च करी, आपको ये देखना है प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट अच्छा है, आपके पास डीलरशिप है पास में और सब कुछ अच्छा है तो आप एक गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं, पर भेड़ चाल में नहीं जाना है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से एक बेस्ट प्रोडक्ट लेके आना है। और इसी तरह आशुतोष भाई ने ये गाड़ी चूज़ करी। अब मेरा यहाँ पे एक पॉइंट था जो कि मैंने मिस कर दिया था, मैं भाई से पूछना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि इन्हें अप डाउन करना था, तो वहीं पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक किया था। ये बोल रहे थे मेरे को तो क्विड लेनी थी क्लाइंबर, क्यों आप सीएनजी में कोई गाड़ी ले लेते अगर आप रोज़ अप डाउन करना था। सेलेरियो थी, वैगनार थी। ये क्वेश्चन बहुत ही जायज़ है और काफ़ी करेक्ट क्वेश्चन पूछा आपने। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम मारुति की बात करें 800 की, उसमें भी हमें 20+ क्या है कि एम्पिल मिल जाता है। अगर हम 800 सीसी वाला भी उसका इंजन उठाए तो 1000 सीसी इंजन है, बहुत ही प्यार से 19 kmpl की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है इसमें। ठीक है। और जो माइलेज ये मुझे भी दे रही है वो जानकर आपको हैरानी होगी। ये मुझे 22+ या 23 तक ये एवरेज बहुत आराम से देती है विदाउट एसी। अगर हम इसको एसी पे भी हार्डकोर तरीके से मतलब पुश करके चलाएं तो ये ड्रॉप होगी 70 to 18 तक। तो सही में? जी हाँ। वैसे भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सीएनजी और पेट्रोल के जो रेट है वो ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं, तो अब ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैं कहूँगा इनका एक तरीके से वाइज डिसीजन ही रहा। अगर ये कह रहे हैं कि इनको एवरेज अच्छी मिल जा रही है तो एक बेटर गाड़ी मिल गई, क्योंकि जो अगर बात करें सेफ्टी की भी तो सेफ्टी में भी ये उनसे फार बेटर है। जी, ग्लोबल एनकैप में इसके 4 स्टार हैं, जिस वजह से ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रही, क्योंकि उस समय इसकी रेटिंग भी आउट नहीं हुई थी। लेकिन जो ट्राइबर थी उसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था जी एनकैप में, उसके 4 स्टार ऑलरेडी आ चुके थे और वो इसी प्लेटफॉर्म पे बनी है। तो ये बात थी इनके बजट की और क्या क्या इन्होंने गाड़ी देखी। अब ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस तो मैं क्या ही पूछूं आशुतोष से, इनकी बातों से मुझे समझ में आ गया क्लियर, जो इनका शोरूम पे सर्विस सेंटर पे एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और ये फुली सेटिस्फाइड है अपनी काइगर से। इवन अगर बात करें परफॉर्मेंस की, अगर बात करें एवरेज की, तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल संतुष्ट है अपनी काइगर से। क्यों आशुतोष? जी विनीत जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई आप अपनी काइगर को लॉन्गेस्ट ट्रिप पे अभी तक लेके गए हैं या नहीं गए हैं? अगर गए हैं तो कितनी दूर तक गए हैं? जी, मैं ऐसे 3 जो अभी तक ट्रिप मैंने की है, लंबी ट्रिप जिसको आप कह सकते हैं। पहले मैं इसको वृंदावन लेके गया हूँ, जो यहाँ से कम 250 किलोमीटर दूर है। ठीक है। ठीक है। फिर मैं इसको लेके गया हूँ ग्वालियर तक, जो अपना 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर आराम से पड़ जाता है। बिल्कुल। फिर मैं इसको मसूरी तक भी लेके गया हूँ, तो ये चेक करने के लिए कि लोग कहते हैं काफ़ी अंडर पावर्ड है। ये मेरा भी एक डाउट था जब आपने कहा कि मैं ब्रेजा भी कंसीडर कर रहा था, मैं सोनेट भी, पर उनकी तरफ कुछ रीज़न रहे अपने अपने। टर्बो में नहीं पता मुझे, बट ये नॉन टर्बो नॉर्मल इंजन है, तो परफॉर्मेंस की बात आ जाती है। तो आपकी ग्वालियर वाली ट्रिप की बात करते हैं कि वहाँ पे हाईवेज़ होंगे, स्ट्रेट हाईवेज़, उन पे कैसी परफॉर्मेंस रही, और मसूरी में जब आप इसको हिल्स पे लेके गए तो कैसी परफॉर्मेंस रही, ताकि कस्टमर को एक व्यूअर्स को एक क्लियरिटी मिल पाए कि भाई कैसा इंजन है, क्या पावर है। लोग अंडर पावर्ड बोलते हैं पर सही में चलाने में है या नहीं है? इसका आंसर मैं आपको स्ट्रेट देना चाहता हूँ। मैंने इस व्हीकल को ऑल टेरेन में मतलब लगभग चला लिया है। ग्वालियर की बात करें तो वहाँ पे जो रोड्स हैं वो 40% जो है अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रही हैं। ठीक है। तो अपना जो मिट्टी वगैरह होगी, पत्थर हो गए, तो उस पर भी काफ़ी स्मूथ राइड इस गाड़ी ने मुझे दी है। ठीक है। मतलब मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि फटीग हो रहा है, अब मैं थोड़ा उतर के रेस्ट ले लूँ या गाड़ी को थोड़ा ब्रेक दे दूँ, नहीं हुआ ऐसा। और मेरे साथ मेरी मदर भी थी, तो उनको भी ऐसा महसूस नहीं हुआ ऑल ओवर द ट्रिप्स में। अब बात करें हम पहाड़ों की, ठीक है, तो पहाड़ों पे माना जाता है कि भाई गाड़ी का मतलब पिकअप वगैरह या गाड़ी की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसको चढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है जी। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि आपके हाथ में अगर मैं हाई एंड मशीन भी दे दूँ और आप में मैन और मशीन का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको कितनी भी अच्छी गाड़ी दे दूंगा, आपसे वो चलाई नहीं जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। तो ये गाड़ी जो है ये बिल्कुल भी, जो लोग कहते हैं कि अंडर पावर्ड है ये है वो, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। ठीक है। मुझे गाड़ी अंडर पावर्ड नहीं लगती। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ओवरटेकिंग करते वक्त कि भाई जो मुझे पेस चाहिए वो पेस नहीं मिल रही, उसमें मैं कह सकता हूँ, लेकिन अंडर पावर्ड हम इस गाड़ी को नहीं कह सकते। पर वो मैनेज हो जाता है, वो मैनेज हो जाता है। वो सिर्फ आपके ऊपर है कि आप गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हैं। अब बात करते हैं फिट एंड फिनिश की, कि जो गाड़ी है काइगर उसमें निक नेक्स है कुछ या फिर परफेक्ट फिनिश मिलती है। तो इनके पास फोर्ड भी रही है, हिंडे भी रही है। तो बात करते हैं फिट एंड फिनिश की। लोग कहते हैं कि फिट एंड फिनिश काइगर में उतनी अच्छी नहीं है,
तो आपका क्या मानना है? जी देखिए, उस बात में मैं ये नहीं कहूँगा कि सच्चाई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक बात है। इनकी फिट एंड फिनिश एज़ कम्पेरेटिव टू लाइक इस्टेब्लिश ब्रांड हो गया, अपना हुंडई हो गया और अपना फोर्ड हो गया, तो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बुरी है। हाँ, कुछ कुछ कमियाँ हैं जो कि न्यू प्रोडक्ट में आती ही आती हैं। ठीक है, अगर कोई गाड़ी नई लॉन्च होती है तो उसमें आती ही आती है, उसको रिजॉल्व करना कंपनी का काम है। कंपनी का काम है। ओवर द टाइम वो कर भी देते हैं, जैसे Feedback जैसे देना पड़ता हाँ है। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे जो ये पीछे है, ये वाला हिस्सा जो अपना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना Gap है काफी। गैप है। तो इसमें शुरुआत में बहुत कंप्लेंट्स आई है कस्टमर्स की कि पीछे से जो ये वाला एरिया है, ये जो अपना रिफ्लेक्टर वाला एरिया है, यहाँ से मड आता था रेनी सीजन में। ठीक है, तो कंपनी ने इसका टेम्पररी सॉल्यूशन क्या निकाला है कि इसमें फोम डाल के दे दिया पीछे। ठीक है, तो वो फोम मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है और जो भी पानी या फिर मड निकल रहा है वो यहाँ से वापस चला जाता है। बाहर नहीं आ रहा। हाँ, तो वो मतलब मेरे हिसाब से टेम्पररी है। चलो ठीक है, हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब इतने कोस्ट में अगर हमें सेफ एसयूवी मिल रही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी, ठीक है, तो ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो अपने प्रोडक्ट में हमें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि सही बात। कस्टमर एक्सपीरियंस ही होता है जो हर एक ओनर का होता है। इसके अलावा और भी कोई कमी जो आपको लगी? मैंने एक देखी, वो मैं आपको दिखा दूंगा। जी, जो आपने देखी है वो एक तो वो कमी हो गई। हाँ और छोटी मोटी कमी आती रहती है, जैसे कि इसके जो ये रूफ रेल्स आप देख पा रहे होंगे, हाँ हाँ, ये इसकी जो ग्लू है वो हटना शुरू हो गई थी एक तरफ से। और तब मैंने क्या करवाया है कि मैंने जो मैं रेनॉल्ट की तारीफ करता हूँ, उनका कस्टमर सर्विस जो एक्सपीरियंस है मेरा बहुत अच्छा इसलिए रहा है। मेरी छोटी छोटी कंप्लेंट्स पे मेरी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेस कर दिए गए। मैं इधर बात करूँ इसकी, ये रूफ रेल्स की, आगे विंडो रेगुलेटर भी मेरा चेंज हो रखा है। हेडलाइट में मुझे दिक्कत हुई थी कि मुझे उतनी अच्छी बीम नहीं मिल पा रही थी जितना मुझे कवरेज उसकी चाहिए। सही बात। तो वो पीछे से डिफेक्ट था मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने वो भी ठीक करके दिया। फिर जो एक मेजर दिक्कत थी मेरे एसी में थी, एचवीएक जो यूनिट होता है हमारा एसी का प्रॉपर, वो उन्होंने पूरा चेंज करके दे दिया और मुझे इसमें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी। जो अब मुझे कमी लगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आशुतोष जैसे ही गाड़ी लेके आए तो मुझे एक कमी दिख गई थी। मैंने कहा आशुतोष ये क्या चीज़ है, कहीं गाड़ी भिड़ी हुई है क्या? तो इन्होंने कहा नहीं, ये कंपनी से ही ऐसी आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रंट में आ जाइए आप। तो आप यहाँ पे देखेंगे हेडलाइट के पास आपको यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिखेगा। तो मैंने आशुतोष को बोला कि बम्पर कहीं भिड़ा था क्या या कुछ हुआ था क्या, हिला है क्या बम्पर? तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्पेस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे हेडलाइट के पास, वो ऐसा ही आता है कंपनी से। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। ये फिट एंड फिनिश का ही इशू है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सॉल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है। कमियां इन्होंने काफ़ी सारी बताई, विंडो रेगुलेटर की बताई, हेडलैम्प की बताई, एचवैक की बताई, पर सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि इनको प्रॉपर एक सॉल्यूशन मिला और टाइमली मिला और कंफर्ट में मिला जी। तो ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, यही जो है कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ाता है। आप एक ब्रांड पे तभी जाते हैं जब आपने खरीद लिया है, आपको कोई डिफिकल्टी आई, वो किस तरीके से अपनी आफ्टर सेल्स मेंटेन कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी फ्यूचर परचेज उस पे होगी या आगे आप बढ़ जाएंगे किसी और ब्रांड पे। चलिए, तो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर बैठ के आपको इंटीरियर दिखाते हैं और कुछ जो मेरे 2-4 सवाल और बचे हैं वो इनसे पूछते हैं। अब बात आती है कि भाई कोई केबिन में रैटलिंग नॉइस वगैरह है या फिर कुछ ऐसी इरिटेटिंग नॉइस है जिससे आप परेशान? रैटलिंग नॉइस ऐसा फैक्टर है जो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, बगैर आती भी। अगर वैसे बात करें, वैसे है केबिन नॉइस या फिर बिल्कुल? अभी तक मैंने फेस नहीं करी। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि हल्का हल्का मुझे लग रहा था कि पीछे से आती है डिक्की से, तो उसकी जो सील जो अपना डोर सील होती हैं वो मैंने थोड़ी सी लुब्रिकेट शोरूम से ही करवा दी थी अपने आप। ओके जी। अब बात करें अगर NVH लेवल्स की कि भाई वाइब्रेशन कितनी है गाड़ी में, जब चलती है रोड पे तब बाहर से कितनी आवाज आ रही है, तो वो ये फैक्टर है इस गाड़ी में कि आपको सराउंडिंग की नॉइस आएगी अनटिल और अनलेस आप अपना रेडियो ऑन करके गाड़ी सुनते जाते हो। तो आपको मैं एक चीज पूछूंगा कि आपको जो इस गाड़ी में सबसे ज्यादा पसंद है वो बताइए आप। इसका स्पेस मैनेजमेंट आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्टोरेज इसमें अच्छी खासी है। इसमें मैं 1.5 लीटर की बोतल आराम से खड़ी करके रख सकता हूँ। देख पा रहे होंगे आप, AC वेंट्स दे रखे हैं, पीछे रियर AC वेंट्स, नीचे सॉकेट भी दे रखा है 12 वोल्ट का, आगे भी वही चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो एक कस्टमर की कंफर्टेबल जो जर्नी बनाती है वो मैटर करता है बस। मतलब प्रैक्टिकल चीजें जो इसमें दी गई है वो उससे आप बहुत ज्यादा खुश हैं। और सबसे बड़ा है ये आर्मरेस्ट आपको कंपनी फिटेड ही मिला था? इस वेरिएंट से मिल जाता है जी, हर वेरिएंट में है ये। अब बात आती है एक चीज की जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है कि भाई ये वाली चीज तो डेफिनेटली रेनो को इम्प्रूव करनी चाहिए। बस फिट एंड फिनिश का ही है, मुझे और कोई इशू तो नहीं लगा रेनॉल्ट की तरफ से। और एक अगर आप इसका जो थ्रोटल पैडल है वो एज कम्पेरेटिव टू लाइक अदर व्हीकल्स तो मतलब काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से जो हमें रिस्पॉन्स जो लोग कहते हैं अंडर पावर्ड है,
वो एक्चुअल में अंडर पावर्ड नहीं है, वो काफ़ी पुश करने के बाद आपको थ्रोटल का रिस्पॉन्स मिलता है। तो इनका कहना ये है कि जो थ्रोटल पैडल है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो वैसे तो आशुतोष अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हैं, पर अभी हम चला के देखते हैं और बताते हैं कि क्या है। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो तुरंत बैठते ही फील हो जाता है कि भाई गाड़ी जो है वो काफ़ी लाइट है स्टीयरिंग इसका। देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी विद एसी ऑन में जो पिकअप आपको मिल रही है वो कम मिल रही होगी, वो आपको महसूस भी हो रही होगी थोड़ी, हाँ, कि हो रही। जितना थ्रोटल रिस्पांस आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा होगा, जिसकी वजह से लोग कंप्लेन करते हैं अंडर पावर्ड। वहीं अगर आप इसको एसी बंद करके चलाएंगे तो डेफिनेटली फर्क दिखेगा, थ्रोटल रिस्पांस अच्छा हो जाएगा इसका, नो डाउट। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हाँ। देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली जो एसी चलने के बाद जो पिकअप था वो थोड़ा सा डिले हो जा रहा था, एसी बंद करने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, वो चीज़ तो है ही। और डेफिनेटली एक अच्छी सिटिंग पोजीशन आपको यहाँ पे मिल रही है आर्मरेस्ट के साथ, बोनेट वगैरह दिख रहा है, तो एक अच्छी सिटिंग पोजीशन है। तो अगर बात करें कि भाई आप कोई अगर सोच रहा है काइगर लेने के बारे में, तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, मार्केट में अब ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं, मतलब आपका फैक्टर नहीं है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, जो है आजकल एंथुसियास्ट अपने ऑटोमोबाइल के कि भाई उनको स्पीड ही चाहिए, उनका प्रॉपर है फोकस कि भाई मुझे तो भगानी है गाड़ी, तो देख सकता है कोई और गाड़ी। अगर उसको है कि भाई मुझे लुक्स और कंफर्टेबिलिटी चाहिए जिसका स्पेस ज़्यादा हो, जैसे ये जो गाड़ी मैंने ली है स्पेस की वजह से तो मोस्टली मेरा फैक्टर था, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में 4 मेंबर है, तो आराम से अपना पीछे 2 बंदे और 2 बंदे आगे खुले में बैठ सकते हैं। तो गाइज ये था ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस आशुतोष का जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू आशुतोष आपका टाइम देने के लिए। और आशुतोष अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं अभी, #टाइगरलाइफ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसपे ये नई नई वीडियोस लेके आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो तो लाइक करनी ही है, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि आप ऐसा ही कंटेंट आगे भी देख पाएँ बिना मिस करें। थैंक यू।